हेलो फ्रेंड्स, हमारे यूट्यूब चैनल एग्जाम मंत्रा में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। मैं आपके साथ सरिता। आप सब कैसे हो? उम्मीद करती हूँ सभी साथी बहुत अच्छे हैं। दोस्तों, अगर आप इस चैनल पर पहली बार विजिट करें तो एग्जाम मंत्रा यूट्यूब चैनल को आप सब्सक्राइब जरूर करें ताकि हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलती रहे। दोस्तों, इस वीडियो को शुरू करने से पहले एक बार इस वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि अपने सभी साथियों को इस वीडियो का फायदा मिल सके। दोस्तों, इस वीडियो को आप शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखना क्योंकि हर क्वेश्चन एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सारे क्वेश्चन एग्जाम्स में पूछे हुए क्वेश्चन है, तो इस वीडियो को आप बीच में से कहीं से भी मिस मत करना। शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखना और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना। तो चलो दोस्तों, आज की वीडियो को अपन शुरू करते हैं। तो आज का अपना टॉपिक क्या है? महाजनपद काल। बौद्ध तथा जैन ग्रंथों में इनके बारे में कुल 16 महाजनपदों का नाम मिलता है। तो बौद्ध तथा जैन ग्रंथों में कितने महाजनपदों का उल्लेख मिलता है? कुल 16 महाजनपदों का उल्लेख मिलता है, जिसका नामकरण अलग अलग ग्रंथों में भिन्न भिन्न है, जो निम्न प्रकार है। तो ये महाजनपद है, उनकी राजधानी है और उनका भौगोलिक स्थान यानी क्षेत्र है। तो सबसे पहला जो महाजनपद है वो है अंग। तो अंग की राजधानी कौन सी है? चंपा। और इसके अंदर कौन सा क्षेत्र है? भागलपुर, मुंगेर। ये बिहार के क्षेत्र है, भागलपुर और मुंगेर। अगला महाजनपद है मगध, और मगध की राजधानी है राजगृह, और इसके क्षेत्र है पटना, गया। ये भी दोनों क्षेत्र किसके हैं? बिहार के। अगला महाजनपद है वत्स। तो वत्स की राजधानी कौन सी है? कौशाम्बी। वत्स की राजधानी कौन सी है? कौशाम्बी। और कौशाम्बी का है इलाहाबाद, उत्तर प्रदेश। अगला महाजनपद है काशी। काशी की राजधानी है वाराणसी, और वाराणसी कहाँ है? यूपी में। अगला है कौशल। कौशल महाजनपद की राजधानी है श्रावस्ती, और श्रावस्ती क्षेत्र कहाँ है? वर्तमान में फौजबाद, यूपी में। अगला महाजनपद है वज्जी, और वज्जी की राजधानी है वैशाली, और वैशाली यह है मुजफ्फरपुर एवं दरभंगा, बिहार में। दोनों क्षेत्र कहाँ है? ये बिहार में। अगला महाजनपद है अवंती। अवंती की राजधानी है उज्जैन, और उज्जैन का कौन सा क्षेत्र है? उज्जैन है वर्तमान के मालवा क्षेत्र में फैला हुआ था, और मालवा का है मध्य प्रदेश में। अगला महाजनपद है मल, और मल की जो राजधानी है वो क्या है? कुशी, कुशीनगर या कुशावती, और ये वर्तमान के देवरिया, यूपी में। अगला महाजनपद है पांचाल। पांचाल की राजधानी है आई-छतरपुर, और आई-छतर बरेली, फर्रुखाबाद, ये दोनों क्षेत्र कहाँ हैं? यूपी में। अगला महाजनपद है चेदी, और चेदी की राजधानी है शक्तिमती, और शक्तिमती का क्षेत्रफल कौन सा था? बुंदेलखंड व बुंदेलखंड, यूपी का। अगला है कुरु, और कुरु की राजधानी है इंद्रप्रस्थ, दिल्ली, मेरठ, हरियाणा में फैला हुआ था। अगला महाजनपद है मत्स्य। मत्स्य की जो राजधानी है वो है विराटनगर, और ये जयपुर, राजस्थान में। अगला महाजनपद है कंबोज। कंबोज की राजधानी है हाटक, और हाटक और कंबोज कहाँ फैले हुए थे? राजौरी एवं हजारा, यूपी के दोनों क्षेत्र हैं। अगला है सूरसेन। सूरसेन की राजधानी कहाँ है? मथुरा, और मथुरा वर्तमान में यूपी में। अगला है सूरसेन, मथुरा, यूपी हो गया। अगला महाजनपद है अशमक, और अशमक की राजधानी कहाँ थी? पोटली। अशमक की राजधानी पोटली। ये गोदावरी नदी, दक्षिण भारत का एकमात्र जनपद। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखना है। दक्षिण भारत का जो एकमात्र महाजनपद था वो कौन सा था? अशमक। तो ये कई बार एग्जाम्स में पूछा जाता है, तो इसको आप ध्यान में रखना। अशमक, जिसकी राजधानी है पोटली, गोदावरी नदी, यानी दक्षिण भारत का एकमात्र जनपद। अगला है गांधार, और गांधार की राजधानी तक्षशिला। तो ये रावलपिंडी, पेशावर, वर्तमान पाक। तो दोस्तों, ये थे 16 महाजनपद, उनकी राजधानी और वर्तमान में उनका क्षेत्र। फिर आपका पहला क्वेश्चन है, तो ये ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन है। तो पहला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा एक सिकंदर के आक्रमण का प्रभाव नहीं था? तो इनमें से सिकंदर के आक्रमण का प्रभाव क्या नहीं था? इस आक्रमण ने भारत और यूनान के बीच प्रत्यक्ष संपर्क स्थापित करवाया। इस आक्रमण ने पश्चिमोत्तर भारत में यूनानियों की स्थापना का मार्ग प्रशस्त किया। सिकंदर अनेक उपनिवेशों की स्थापना के लिए उत्तरदायी था। उसने भारत को यूनान की रियासत बनाया।
तो निम्न में से कौन सा सिकंदर के आक्रमण का प्रभाव नहीं था? तो दोस्तों सिकंदर के आक्रमण का प्रभाव नहीं था, उसने भारत को यूनान की रियासत नहीं बनाया था। बाकी तीनों हैं वो सिकंदर के आक्रमण के प्रभाव थे। जैसे 1 नंबर में है कि इस आक्रमण ने भारत और यूनान के बीच प्रत्यक्ष संपर्क स्थापित किए। भारत व यूनान के बीच प्रत्यक्ष संपर्क स्थापित करवाया। इस आक्रमण ने पश्चिमी उत्तर भारत में यूनानियों की स्थापना का मार्ग प्रशस्त किया। सिकंदर अनेक उपनिवेशों की स्थापना के लिए उत्तरदायी माना जाता है। तो सिकंदर महान अनेक उपनिवेशों की स्थापना के लिए उत्तरदायी माना जाता है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस राज्य में गणतंत्रात्मक शासन व्यवस्था नहीं थी? तो इनमें से किस राज्य में गणतंत्रात्मक व्यवस्था नहीं थी? कपिलवस्तु के शाक्य, कुशीनगर के मल, वैशाली के लिच्छवी और मगध। तो मगध में कौन सी थी? राजतंत्रात्मक व्यवस्था थी। तो मगध में गणतंत्रात्मक व्यवस्था नहीं थी, राजतंत्रात्मक व्यवस्था थी। अगला क्वेश्चन है, वज्जी संघ के विरुद्ध मगध राज्य के किस शासक ने प्रथम बार रथ मुसल यानी एक ऐसा रथ जिसमें गद्दा जैसा हथियार जुड़ा था तथा महाशिला कंटक यानी पत्थर फेंकने वाला एक युद्ध यंत्र नामक गुप्त हथियारों का प्रयोग किया? कहने का मतलब ये है कि वज्जी संघ के विरुद्ध मगध राज्य के किस शासक ने इन रथों का, जो गुप्त रथ माने गुप्त हथियार हैं, इन हथियारों का प्रयोग किया? तो गुप्त हथियारों का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था? अजातशत्रु ने, चंद्रगुप्त मौर्य ने, कालाशोक ने, उदयन ने। रथ मुसल और महाशिला कंटक, इन हथियारों का प्रयोग किस राजा ने किया था, किस शासक ने किया था? तो इन हथियारों का प्रयोग करने वाला था अजातशत्रु। नंद वंश का अंतिम सम्राट कौन था? नंद वंश का अंतिम सम्राट कौन था? तो अंतिम सम्राट था घनानंद और संस्थापक कौन थे? महापद्मनंद और अंतिम घनानंद। अगला क्वेश्चन है, मगध सम्राट बिंबिसार ने अपने राजवेद्य जीवक को किस राज्य के राजा की चिकित्सा के लिए भेजा था? बिंबिसार ने अपने राजवेद्य जीवक को किस राज्य के राजा की चिकित्सा के लिए भेजा था? कौशल, अंग, अवंती, वैशाली। तो जीवक को किस राजा की चिकित्सा के लिए भेजा गया था? अवंती। अगला क्वेश्चन है, 6ठी सदी ईसा पूर्व के दौरान बड़े राज्यों के उदय का मुख्य कारण क्या था? 6ठी सदी ईसा पूर्व के दौरान बड़े राज्यों के उदय का मुख्य कारण क्या था? उत्तर प्रदेश और बिहार में व्यापक पैमाने पर लोहे का उपयोग, जनजातीय समाज में अधिक व्यवस्थित जीवन का मार्ग प्रशस्त किया, व्यापार और वाणिज्य का उल्लेखनीय विकास, इनमें से कोई नहीं। तो 6ठी सदी ईसा पूर्व के दौरान बड़े राज्यों के उदय का मुख्य कारण क्या था? तो बड़े राज्यों के उदय का मुख्य कारण था यूपी एवं बिहार में व्यापक पैमाने पर लोहे का उपयोग। अगला क्वेश्चन है, सिकंदर महान एवं पोरस पुरु की सेनाओं ने निम्नलिखित में से किस नदी के आमने सामने वाले तटों पर पड़ाव डाला हुआ था? तो सिकंदर महान एवं पोरस की सेनाओं के मध्य कौन सी नदी के तट पर युद्ध लड़ा गया था? जो युद्ध कब हुआ था? 326 ईसा पूर्व में। तो कौन सी नदी के तट पर लड़ा गया था ये युद्ध? झेलम। अगला क्वेश्चन है, किस प्रकार का मृद भांड यानी पोट्री भारत में द्वितीय नगरीकरण शहरीकरण के आरंभ का प्रतीक माना जाता है? तो किस प्रकार के मृद भांड भारत में द्वितीय शहरीकरण के प्रारंभ का प्रतीक माना गया है? गेरू रंग वाले मृद भांड, उत्तरी काले पोलिशकृत बर्तन, काले और लाल बर्तन, चित्रित धूसर मृद भांड। तो इसमें आपका बी ऑप्शन सही होगा। उत्तरी काले
पोलिशकृत बर्तन। अगला क्वेश्चन है नंद वंश का संस्थापक कौन था? महापद्म नंद, कालाशोक, घनानंद, नागार्जुन। नंदवंश का संस्थापक, तो नंदवंश के संस्थापक कौन थे? महापद्म नंद। अगला क्वेश्चन है ग्रीक यूनानी लेखकों द्वारा किसे अगनमीज एवं जेंदरमीज कहा गया? अजातशत्रु को, कालाशोक को, महापद्म नंद को, घनानंद को। तो जेंदरमीज इनमें से किसे कहा गया? तो घनानंद को अग्रमीज व जेंदरमीज कहा गया। अगला क्वेश्चन है प्राचीन भारत में पहला विदेशी आक्रमण किन के द्वारा किया गया? ईरानियों, यूनानियों, शकों, कुषाणों। तो प्राचीन भारत में पहला विदेशी आक्रमण किन के द्वारा किया गया? तो ये किया गया था ईरानियों द्वारा। तो खमनी वंश के राजाओं ने किया था। और पहला विदेशी आक्रमण कब हुआ था? 550 ईसा पूर्व में। 550 ईसा पूर्व में खमनी वंश के राजाओं ने किया था। साइरस ने किया था यह आक्रमण। साइरस II ने यह आक्रमण किया था। अगला क्वेश्चन है प्राचीन भारत में दूसरा विदेशी आक्रमण एवं पहला यूरोपीय आक्रमण किसके द्वारा किया गया? ईरानियों, यूनानियों, शकों व कुषाणों। दूसरा विदेशी और पहला यूरोपीय आक्रमण किसके द्वारा किया गया? तो ये किया गया था यूनानियों के द्वारा। अगला क्वेश्चन है ईरान के खमनी वंश के किस शासक ने भारतीय भूभाग को जीतने के बाद उसे फारस साम्राज्य का 20वां प्रांत बनाया? ईरान के खमनी वंश के किस शासक ने भारतीय भूभाग को जीतने के बाद उसे फारस साम्राज्य का 20वां प्रांत बनाया? साइरस, डेरियस दारियाबाऊ I, जेरियस अक्षारियस, डेरियस दारियाबाऊ II। तो ये था साइरस। अगला क्वेश्चन है हाइडेस्पस या विस्तता का युद्ध 326 BC किन किन शासकों के बीच हुआ था? तो हाइडेस्पस या विस्तता का युद्ध किन किन शासकों के मध्य हुआ था? तो 326 ईसा पूर्व में यह युद्ध सिकंदर महान एवं पोरस की सेनाओं के मध्य हुआ था। अगला क्वेश्चन है सिकंदर ने भारत पर कब आक्रमण किया? सिकंदर महान ने मात्र 20 वर्ष की आयु में आक्रमण किया था भारत पर। और इसकी जो मृत्यु हुई थी वो हुई थी बेबीलोन में। सिकंदर महान की यहां से जाते वक्त बेबीलोन में मृत्यु हो गई थी। तो बताओ सिकंदर ने भारत पर आक्रमण कब किया? 326 ईसा पूर्व में। अगला क्वेश्चन है मगध की प्रथम राजधानी कौन सी थी? पाटलिपुत्र, वैशाली, गिरिव्रज व राजगृह, चंपा। मगध की प्रथम राजधानी कौन सी थी? तो प्रथम राजधानी थी गिरिव्रज व राजगृह। सी ऑप्शन सही होगा। अगला क्वेश्चन है किस शासक द्वारा सर्वप्रथम पाटलिपुत्र का राजधानी के रूप में चयन किया गया? किस शासक द्वारा सबसे पहले पाटलिपुत्र का राजधानी के रूप में चयन किया गया? अजातशत्रु द्वारा, कालाशोक द्वारा, उदयन द्वारा, कनिष्क द्वारा। तो ये किया गया था उदयन द्वारा। सी ऑप्शन सही होगा। अगला क्वेश्चन है 16 महाजनपदों की सूची महाभारत में, अंगुत्तर निकाय में, छांदोग्य उपनिषद में, संयुक्त निकाय में। तो 16 महाजनपदों की सूची कहाँ उपलब्ध है? तो यह अंगुत्तर निकाय में। और अंगुत्तर निकाय किसका ग्रंथ है? जैन धर्म का। तो जैन धर्म के ग्रंथ अंगुत्तर निकाय में 16 महाजनपदों की सूची उपलब्ध है। अगला क्वेश्चन है निम्न में से मगध का कौन सा राजा सिकंदर महान का समकालीन था?
तो मगध का कौन सा राजा सिकंदर महान का समकालीन था? महापद्म नंद, घनानंद, सुकल्प, चंद्रगुप्त मौर्य। तो घनानंद सिकंदर महान का समकालीन था। अगला क्वेश्चन है, प्रथम मगध साम्राज्य का उत्कर्ष किस सदी में हुआ था? प्रथम मगध साम्राज्य का उत्कर्ष किस सदी में हुआ था? चौथी सदी ईसा पूर्व, छठी सदी ईसा पूर्व, दूसरी सदी ईसा पूर्व, पहली सदी ईसा पूर्व। तो ये हुआ था छठी सदी ईसा पूर्व। अगला क्वेश्चन है, अभिलेख के साक्ष्य से प्रकट होता है कि नंद राजा के आदेश से एक नहर खोदी गई थी। कहाँ? अंग में, वांग में, कलिंग में, मगध में। तो नंद राजा के आदेश से एक नहर कहाँ खोदी गई थी? तो ये खोदी गई थी कलिंग में। अगला क्वेश्चन है, पहला ईरानी शासक जिसने भारत के कुछ भाग को अपने अधीन किया था? साइरस, कोम्बिसिस, डेरियस, जेरिसिस। तो पहला ईरानी शासक जिसने भारत के कुछ भाग को अपने अधीन किया था, तो वह कौन था? डेरियस। अगला क्वेश्चन है, मगध का राजा अजातशत्रु का सदैव किस गणराज्य के साथ युद्ध रहा? तो मगध के राजा अजातशत्रु का सदैव किसके साथ युद्ध रहा? वज्जीसंघ के, पांचाल के, ए और बी दोनों के साथ, इनमें से कोई नहीं। तो अजातशत्रु का सदैव किस गणराज्य के साथ युद्ध रहा? तो वज्जीसंघ के साथ सदैव युद्ध रहा था। ए ऑप्शन सही होगा। अगला क्वेश्चन है, हर्यक वंश के किस शासक को कुणिक कहा जाता है? बिंबिसार, उदयन, अजातशत्रु, निश्चित नहीं। तो किस राजा को कुणिक कहा जाता था? हर्यक वंश के किस शासक को कुणिक कहा जाता था? तो इसमें आपका सी ऑप्शन सही होगा, अजातशत्रु को कुणिक कहा जाता था। अगला क्वेश्चन है, शिशुनाग वंश का वह कौन सा शासक था जिसने भारत में वैशाली में द्वितीय बौद्ध संगीति का आयोजन किया गया? उसे काकवर्ण के नाम से भी जाना जाता है। तो कहने का मतलब है कि शिशुनाग वंश के किस शासक को काकवर्ण के नाम से जाना जाता है? शिशुनाग को, कालाशोक को, नंदीवर्धन को, इनमें से कोई नहीं। तो काकवर्ण के नाम से किसे जाना जाता है? तो कालाशोक को काकवर्ण के नाम से जाना जाता है, जिसके समय में द्वितीय बौद्ध संगीति हुई थी। अगला क्वेश्चन है, भारत में सिक्कों यानी मुद्रा का प्रचलन कब हुआ? अशोक के शासनकाल में, कनिष्क के शासनकाल में, 600 ईसा पूर्व में, 300 ईसा पूर्व में। भारत में सिक्कों या मुद्रा का प्रचलन कब हुआ? तो 600 ईसा पूर्व में भारत में सिक्कों का प्रचलन हुआ। अगला क्वेश्चन है, किस शासक ने अवंती को जीतकर मगध का हिस्सा बना दिया? अजातशत्रु, बिंबिसार, शिशुनाग, महापद्म नंद। किस शासक ने अवंती को जीतकर मगध का हिस्सा बना दिया? तो शिशुनाग ने अवंती को जीतकर मगध का हिस्सा बना दिया। किसने? शिशुनाग ने अवंती को जीतकर किसका हिस्सा बनाया? मगध का हिस्सा बना दिया। अगला क्वेश्चन है, किस मगध सम्राट ने अंग का विलय अपने राज्य में कर लिया? बिंबिसार, अजातशत्रु, उदयन, शिशुनाग। किस मगध सम्राट ने अंग का विलय अपने राज्य में कर लिया? तो बिंबिसार ने अंग का विलय अपने राज्य में कर लिया था। किसने? बिंबिसार ने अंग का विलय। अगला क्वेश्चन है, शिशुनाग ने किस राज्य का विलय मगध साम्राज्य में नहीं किया? अवंती का, वत्स का, ए और बी दोनों, काशी। तो शिशुनाग ने
किस राज्य का विलय मगध साम्राज्य में नहीं किया? तो उसने काशी का नहीं किया था मगध साम्राज्य में विलय। अगला क्वेश्चन है, काशी और लिच्छवी का विलय मगध साम्राज्य में किसने किया? बिंबिसार ने, अजातशत्रु ने, उदयन ने, शिशुनाग ने। काशी और लिच्छवी का विलय मगध साम्राज्य में किसने किया? तो ये किया था अजातशत्रु ने। अगला क्वेश्चन है, पाली ग्रंथों में गांव के मुखिया को क्या कहा जाता था? ग्रामक, भोजक या ग्राम भोजक, ज्येष्ठक, ग्रामपति। पाली ग्रंथों में गांव के मुखिया को क्या कहा जाता था? तो कहा जाता था भोजक या ग्राम भोजक। अगला क्वेश्चन है, मगध के किस प्रारंभिक शासक ने राज्यारोहण के लिए अपने पिता की हत्या की एवं इसी कारणवश अपने पुत्र द्वारा मारा गया? बिंबिसार, अजातशत्रु, उदयन, नागदशक। मगध की किस प्रारंभिक शासक ने राज्यारोहण के लिए अपने पिता की हत्या की, इसी कारण वह अपने पुत्र द्वारा मारा गया? तो वह था अजातशत्रु। गृहपति का अर्थ है धनी किसान, व्यापारी, धनी व्यक्ति, इनमें से कोई नहीं। तो गृहपति का अर्थ क्या है? गृहपति का अर्थ है धनी किसान। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सिकंदर के साथ भारत आने वाला इतिहासकार नहीं था? नियाकर्स, एनासिक्रितस, एरिस्टोबुलस, हेरोडोटस। तो सिकंदर के साथ भारत आने वाला इतिहासकार नहीं था। हेरोडोटस सिकंदर के साथ भारत आने वाला इतिहासकार नहीं था। अगला क्वेश्चन है, 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व का मत्स्य महाजनपद स्थित था? पश्चिमी यूपी में, राजस्थान में, बुंदेलखंड में, रुहेलखंड में। तो 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व का मत्स्य महाजनपद कहाँ स्थित था? तो मत्स्य महाजनपद कहाँ था? राजस्थान में, जिसकी राजधानी कहाँ थी? विराटनगर। मत्स्य की राजधानी विराटनगर। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किसे सैन्य यानी नियमित और सतत सेना रखने वाला कहा जाता था? बिंबिसार, अजातशत्रु, उदयन, शिशुनाग। इनमें से किसे सैन्य कहा जाता था? बिंबिसार को, अजातशत्रु को, उदयन को, शिशुनाग को। तो बिंबिसार को सैन्य कहा जाता था। और सैन्य किसे कहा जाता था? नियमित और सतत सेना रखने वाले को क्या कहा जाता था? सैन्य। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किसे उग्रसेन कहा जाता था? उग्रसेन का था भयानक सेना का स्वामी। तो भयानक सेना का स्वामी उग्रसेन किसे कहा जाता था? महापद्म नंद को, घनानंद को, शिशुनाग को, बिंबिसार को। तो उग्रसेन कहा जाता था महापद्म नंद को। अगला क्वेश्चन है, डेरियस दार्यबाहु ने 516 बीसी में सिंधु के तटवर्ती भूभाग को जीतकर उसे ईरान का 20वां प्रांत बनाया। उससे कितना राजस्व प्राप्त होता था? तो ईरान से कितना राजस्व प्राप्त होता था? 350 टैलेंट, 360 टैलेंट, 370 टैलेंट, 380 टैलेंट्स। तो होता था 360 टैलेंट। बी ऑप्शन सही होगा। दोस्तों इस वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना ताकि अपने सभी साथियों को इस वीडियो का फायदा मिल सके। अगर आपने एग्जाम मंत्रा यूट्यूब चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस चैनल को आप सब्सक्राइब जरूर करें ताकि हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलती रहे। धन्यवाद।